हैं तो उसमें मैं एक्सरसाइज 3 का कुछ क्वेश्चन है, अबाउट 4 क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ से भी आप अभी तो हम लोग जो कल का केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी में जो पढ़े हैं उस पे अबाउट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक्सरसाइज 3 होगा, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं पहले। और क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन ये है, ये सबके पास पीडीएफ दिया हुआ है, करेक्ट? लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं कहीं पे कुछ मिसप्रिंट है या कुछ हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करेक्ट कर लूँगा, देख लूँगा। तो एक क्वेश्चन है 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। और दिस रिएक्शन कवर इनटू 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट है N2O5 कन्वर्टेड इनटू NO2 plus NO, and this is the slow step। और स्टेप सेकेंड है N2O5 प्लस NO3 कन्वर्टेड इनटू 3NO2 प्लस O2। ये है फास्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ each elementary step या रिएक्शन whatever। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन दिस, मतलब कितना है इसका कोफिशिएंट 1। तो स्टेप फर्स्ट का मॉलिक्युलरिटी रहेगा, molecule of step first equal to 1 and molecule of step second equal to क्या हो जाएगा? स्टेप सेकेंड का 2 हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो जिनका भी आंसर 2 आया, तो किनका आंसर 2 आया ओवरऑल का, नाम बताएंगे। तो एक्चुअल में ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है कि दिस ओवरऑल रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज इट कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का उसके हर एलिमेंट्री स्टेप का होता है, बट उसका खुद का मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए? नॉट डिफाइंड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रेट लॉ इज प्रेडिक्टेड बाय दिस मैकेनिज्म। तो जो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में मैकेनिज्म कवर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या रहेगा? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग किसको देखकर लिखते हैं? RDS। तो दिस इज माई RDS, यही मेरा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? K N2O5 के पावर 1। बट ये पहले लिख लीजिएगा आप, ठीक है? यहाँ जो कोफिशिएंट रहेगा उसको लिख लेना है। बट यहाँ पे लिखने के बाद क्या यहाँ पे ही आपका वर्क ओवर हो गया या 1 मिनट के लिए क्रॉस चेक करना है? क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक ये करना है कि जो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा है, जो ये इन्वॉल्व है, कहीं आपका इंटरमीडिएट तो नहीं है। तो N2O5 देखिए, तो नेट रिएक्शन ये है, दिस इज योर नेट रिएक्शन। N2O5 कहीं पे है या नहीं है? तो बिल्कुल है। किस तरफ है? रिएक्टेंट साइड में है। इसका मतलब है यही आपका फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ। ठीक, okay, then what is the order of reaction? Order of reaction equal to what? 1।
तो इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेप फर्स्ट, तो ऑर्डर जो निकालते हैं वो एलिमेंट स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का नहीं था, वो ऑर्डर सिर्फ किसी एक स्टेप का होता है या पूरे रिएक्शन का होता है? पूरे रिएक्शन को होता है। ओके, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का। और बहुत सारे स्टूडेंट का आते रहता है कि सर इस लेक्चर का पीडीएफ कहाँ दिए। तो स्टूडेंट जब पीडीएफ देते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं कि दिस इज द कंप्लीट पीडीएफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स या दिस इज द कंप्लीट पीडीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तो थोड़ा सा पीडीएफ को ओपन करके देख लीजिएगा कि कहाँ तक है और उसमें पता चलते रहेगा। तो एक्चुअल में वो केमिकल काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट मोटा मोटी कंप्लीट पीडीएफ आपके पास जा चुका है, उसी में एक्सरसाइज 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3 का, द फॉलोइंग 2 स्टेप mechanism has been proposed for the gas phase decomposition of nitrous oxide। कोई नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन का 2 स्टेप दिया गया है। स्टेप फर्स्ट N2O कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस O, एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड स्टेप सेकेंड इज N2O प्लस O कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस O2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। तो कल ही बताए थे सारे एलिमेंट्री स्टेप को जोड़ दीजिएगा तो नेट रिएक्शन मिल जाएगा, करेक्ट। तो नेट रिएक्शन इक्वल टू व्हाट? नेट रिएक्शन इक्वल टू स्टेप फर्स्ट प्लस स्टेप सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो नहीं लगता कि ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या रहेगा? 2N2O कन्वर्टेड इनटू 2N2 प्लस O2। दिस इज योर नेट रिएक्शन। ये आपका क्या रहा? नेट रिएक्शन हुआ। ओके, अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो वंस यू फाइंड आउट द नेट रिएक्शन, तो आप स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में देखिए कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, करेक्ट। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो एटॉमिक फॉर्म में है, एक कहीं पे है क्या इस नेट रिएक्शन में? अब ये नहीं बोला कि सर ऑक्सीजन है, वो जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म का है, करेक्ट। और मैं जिस ऑक्सीजन का बात कर रहा हूँ एटॉमिक ऑक्सीजन का, तो क्या ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस नेट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में है? नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि नेसेंट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन फॉर्म हुआ, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कंज्यूम हो गया। इसका मतलब व्हाट इज योर इंटरमीडिएट? नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट इक्वल टू व्हाट? नेसेंट ऑक्सीजन। उसका थर्ड है व्हाट इज द मॉलिक्यूलिटी ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस का मॉलिक्यूलिटी क्या रहेगा? मॉलिक्यूलिटी ऑफ स्टेप फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा? 1, एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ स्टेप सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। एक पार्टिकल हुआ, एक पार्टिकल हुआ। नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग एट अ टाइम in any given elementary step is called molecularity of that step, correct? Okay, next question is what is the molecularity of overall reaction? तो overall reaction का खुद का molecularity नहीं होता because this net reaction is a complex reaction, correct?
तो एक्चुअली जितना आसानी से अभी आप आंसर दे रहे हैं, बातें उतना आसान नहीं था। ये बातें उतना आसान हुआ क्योंकि कल पूरा 1 आवर इसी बात पे मैं बोलते रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO2। दिस इज माई नेट रिएक्शन, ठीक है। और इट्स सजेस्टेड मैकेनिज्म इज NO प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू NO3, और ये इसको बोला गया है कि ये फास्ट इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, स्लो या फास्ट? फास्ट इक्विलिब्रियम। और एक K1 बोला गया है और एक K2 बोला गया है। अगर नहीं आपको असाइनमेंट में PDF में नज़र आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज योर K1 एंड दिस इज योर K2, करेक्ट। और सेकेंड ए है स्टेप फर्स्ट और ए है स्टेप, देखिए उसमें PDF में शायद नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ही नहीं है, तो शायद वहाँ पे भी नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसी से मैं स्कैन करके भेजा हूँ। और सेकेंड है NO3 प्लस NO कन्वर्टेड इनटू 2NO2, और ये है स्लो और इसका रेट कांस्टेंट है K3। तो ये है वन डायरेक्शनल इक्वेशन रिएक्शन और ये है इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द रेट लॉ प्रिडिक्टेड बाय दिस मैकेनिज्म? इस मैकेनिज्म को देखते हुए हम लोग को रेट लॉ मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए तो विच स्टेप आर योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप? सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप के लिए आप स्लो स्टेप इज योर RDS, तो सेकेंड स्टेप रहेगा तो उसमें आप ऐसे ही लिखेंगे K3 NO3 एंड NO। बट मिस्टेक बच्चों से क्या हो जाएगा कि वो सोचेंगे कि ओके दिस इज द फाइनल वर्क। बट मैं आपको बताऊं कि देखिए यहां तक लिखने के बाद थोड़ा सा एक बार रुकना है, नहीं? और क्या क्रॉस चेक करना है, कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया। अगर आ गया और आपके पास कोई उपाय है उसको कन्वर्ट करने का तो प्लीज कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहां पे NO3 क्या है, देखिए तो NO3 इस नेट रिएक्शन में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में है? नहीं है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछा जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये सब असाइनमेंट में ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तो मैं IIT का ही क्वेश्चन बैंक से लेता हूँ। तो IIT का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको देखा हुआ लगेगा, तो और भी अच्छा लगेगा कि बन रहा है। तो एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो जैसे ही पूछते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन नजर ही नहीं आता, करेक्ट। तो आप तो बोलते कि सर ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 0 हो जाना चाहिए। बट ये जो है इसमें अभी एक स्टेप बचा हुआ है, हम लोग का NO3 को अभी कन्वर्ट करना है, NO3 को यहाँ पे रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि NO3 यहाँ पे मेरा क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो एक्चुअली मैं बताया था ना कि इंटरमीडिएट आएगा तो थोड़ा सा उसको एज पॉसिबल आ जाएगा, हो सके तो कन्वर्ट करना है, और उस कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया रहेगा, करेक्ट। तो हिंट क्या दिया हुआ है, तो एक्चुअली हिंट दिया हुआ है कि क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इक्वल टू NO3 डिवाइडेड बाय NO एंड O2, है या ना। और K इक्विलिब्रियम होता क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू NO3 बाई NO एंड O2। सर आप देखिए तो सब पार्टिसिपेंट हैं या कितने हैं?
45। बहुत लोग बंक मार दे रहे हैं। अटेंडेंस लेना पड़ेगा। आज दो तो हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं साथ साथ। मैं तो हर साल पढ़ता हूँ। तो बाकी लोग मतलब इतने मतलब आराम करने वाले हैं कि सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सो ही लेते हैं, वीडियो तो आ ही जाएगा। कर लीजिए क्लास है, बहुत अच्छा मौका है कि कम से कम एक ही चीज़ को दो बार। ऐसा अगर हम लोग को होता तो हम लोग तो टॉप कर जाते हैं। एक ही चीज़ को दो बार टीचर भेज रहे हैं। तो NO3 इक्वल टू क्या हो रहा है? कम से कम हम लोग का भी मेहनत का रिगार्ड कीजिए। तो देखिए NO3 के बदले आपको क्या करना चाहिए, इस वैल्यू को यहाँ पे बैठा देना चाहिए। ठीक है, तो अगर NO3 के बदले अगर आप पुट कर देते हैं देन बिकम्स व्हाट? देन फाइनल रेट ऑफ एक्सप्रेशन बिकम्स K3 K1 by K2 और NO2। अब यहां भी तो एक NO था, तो फाइनली क्या हो गया? K1 K3 by K2 और NO का स्क्वायर इंटू O2। दिस इज योर फाइनल रेट ऑफ एक्सप्रेशन। और यहां के बाद अब कहानी शुरू होगा। नाउ व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अगर आप यहां से आंसर देते तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नजर आता, आंसर आता क्या था? 2। यहां से अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलिएगा तब कितना आंसर आएगा? 3। देन व्हाट इज द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2 या 3? 3। यहां से अगर पूछते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन तो आपका आंसर आता 0। बट यहां से अगर बोलिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देन क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। करेक्ट। यहां से पूछते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO तो आंसर आता 1। यहां से बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO तब आंसर क्या है? 2 है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट, अगर यहां से रेट कांस्टेंट बोलते रेट लॉ एक्सप्रेशन का K3, बट एक्चुअली व्हाट इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट? K1 K3 बाय। तो ऐसा क्वेश्चन अगर असाइनमेंट या बोर्ड के एग्जाम में आ गया या एंट्रेंस में आ गया तो बन जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हो जाएगा, खत्म करें इसको, डिलीट किया जाए। सॉरी, कहाँ पे था कि हाँ, सॉरी हाँ, K1 K3 बाई K2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे कुछ प्रिंट मिस्टेक रहेगा तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा। क्वेश्चन है Cl2 प्लस CHCl3 कन्वर्टेड इनटू CCl4 प्लस HCl एंड दिस इज योर नेट रिएक्शन। ये हम लोग का नेट रिएक्शन है। करेक्ट। और इसमें स्टेप फर्स्ट में दिया गया है Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2Cl नहीं लिख के यहाँ पे 2Cl रेडिकल लिखना चाहिए था। ठीक है, ये हम लोग को हेलोजेंसन ऑफ अल्केन में भी देखेंगे। Cl2 अगर कन्वर्ट होगा तो क्या लिखेंगे चाहिए? 2Cl या 2Cl रेडिकल। और इसको बोला गया है रैपिड इक्विलिब्रियम। तो रैपिड इक्विलिब्रियम का मतलब स्लो या फास्ट?
इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्या है, फास्ट है। और स्टेप सेकेंड में है Cl रेडिकल HCl प्लस CCl3 रेडिकल, और इसे बोला गया है स्लो। और यहाँ पे दिया हुआ है के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम का मतलब इसका फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का रेट, दोनों का रेशियो ऑलरेडी के इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, नहीं। और ये है K1। और देखिए इस क्वेश्चन में स्टेप थर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट फिर भी दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं। Cl रेडिकल प्लस CCl3 रेडिकल कन्वर्टेड इनटू CCl4। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन देखिए, मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खोजता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या सीखा। जैसे होता है कि नहीं, चलो बस क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको ये सिखाएगा कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू फ्रैक्शनल क्यों आ जाता है। इस क्वेश्चन से आप ये सीखिएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे यह था, करेक्ट। तो स्टेप फर्स्ट का मॉलिक्यूलिटी क्या है, फास्ट 1। स्टेप सेकेंड का मॉलिक्यूलिटी क्या है 2। स्टेप थर्ड का मॉलिक्यूलिटी क्या है 2। नाउ कम टू द पॉइंट कि एक्चुअल में इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे देखकर लिखेंगे। तो रेट, और दिस इज माय RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, K1 Cl रेडिकल इंटू CHCl3। और तो जैसे ही आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो एक बार आपको बताया था कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो Cl रेडिकल आया है, क्या Cl रेडिकल नेट रिएक्शन में लेफ्ट या राइट में कहीं भी है। और कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर वो नेट रिएक्शन का ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में है, इसका मतलब ना ही वो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है। तो ना ही रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट इसका, और अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। तो अब इसका मतलब Cl रेडिकल को अगर पॉसिबिलिटी है कन्वर्ट कर सकते हैं एज पॉसिबल एज, तो Cl रेडिकल को मुझे कन्वर्ट करना चाहिए। तो Cl रेडिकल है मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करने के लिए तो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इक्वल टू Cl रेडिकल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Cl2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, करेक्ट। तो Cl रेडिकल इक्वल टू क्या हो गया, K इक्विलिब्रियम Cl2 का रूट ओवर, इसका मतलब रूट ओवर K इक्विलिब्रियम और Cl2 का पावर हाफ। तो अब ये देखिए कि Cl2 का पावर कितना आया, हाफ। और एक किस वजह से आया, इसका मतलब जब आप इंटरमीडिएट को कन्वर्ट कर रहे थे किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करने के ड्यूरेशन में इस हाफ आ गया एक फ्रैक्शनल वैल्यू पावर में, करेक्ट। अगर इंटरमीडिएट को कन्वर्ट नहीं करना रहता तो क्या कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू फ्रैक्शन में होता, नहीं होता। तो अब समझ में आ गया कि व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन से मैं ये भी सीख रहा हूं कि आज के बाद किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, इसका मतलब
उसके स्लो स्टेप को देखकर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख रहे थे शायद उसमें इंटरमीडिएट आ गया होगा और उसी को कन्वर्ट करने के ड्यूरेशन में फ्रैक्शनल डेवलप हुआ। करेक्ट? मैं नहीं बोल रहा हूं कि पॉइंट टू बी नोटेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आएगा तो ऑलवेज ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू आता है देन मोटा मोटी डैम श्योर हैं कि अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो मोटा मोटी है कि उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो फर्स्ट टाइम स्लो स्टेप को देख लिखे उसमें इंटरमीडिएट रहा होगा। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि जिसमें अगर इंटरमीडिएट आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में स्लो स्टेप से तो फ्रैक्शनल ही होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा इसके पहले के एग्जाम्पल में आप देखे हैं। तो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया? फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ K1 रूट ओवर K क्यूबियम Cl टू का पावर हाफ एंड CH Cl3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 3/2 और ओवरऑल रेट कांस्टेंट K1 रूट ओवर। दिस इज द फाइनल आंसर। करेक्ट? ओके, तो अब हम लोग आते हैं, तो ये था आपका एक्सरसाइज थर्ड कंप्लीट, मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। इसमें से कुछ स्टूडेंट सॉल्व कर भी लिए होंगे बट फिर भी मैं इसको सॉल्व किया क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ बातें बोलना था कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे और जो आपको कल के लेक्चर में सिखाया था उसका हम लोग कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन तो जेई का ही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, लिखिए हेडिंग है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। करेक्ट? तो इसमें आप लोग के सिलेबस में पढ़ना है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसका नाम इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्यों दिया गया है? तो देखिए इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और जितना पीडीएफ में उतना ही नहीं पढ़ेंगे, पीडीएफ में बहुत शॉर्टकट में दिया रहता है, उसको यहाँ पर डिकोड किया जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हम लोग कितना टाइप का रेट लॉ पढ़े हैं रेट केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? 2 टाइप्स का, एक हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन और एक हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ। करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन और डिफरेंशियल रेट लॉ दोनों को इक्वल करके एक एक्सप्रेशन रेडी करेंगे और उस एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम इन्वॉल्व होगा। दैट्स वाई मैंने ब्रैकेट में लिखा हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। तो सबसे पहले अगर हम लोग जीरो ऑर्डर मानते हैं तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया जीरो ऑर्डर, इसका मतलब है कि मैं पहले से ही सपोज कर रहा हूं कि मेरा रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है। ये मैंने पहले से ही आपको सपोज करके बोल दिया कि मेरा रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है। करेक्ट? क्योंकि हेडिंग ही बना दी ना कि जीरो ऑर्डर, इसका मतलब बी सपोज फर्स्ट बी सपोज दैट कि रिएक्शन इज विच ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। और तब यहां पे लेते हैं ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। करेक्ट? तो स्टूडेंट अभी जो मैं इस जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला बनाना जा रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, तो अभी जो मैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए जो भी आपको थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
कि अभी मैं ए का कोफिशिएंट 1 मानकर ले थ्योरी को आगे बढ़ा रहा हूं, करेक्ट। यहां पे ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, बट इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम ए का कोफिशिएंट 1 रहेगा? ए का कोफिशिएंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। तो अब आप लोग को यहाँ पे मेरा जो डेरिवेशन उसमें देखना है कि अगर ए का कोफिशिएंट 1 ना होके कुछ और रहेगा तो फार्मूला पे क्या फर्क पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पे सपोज करेंगे, t इक्वल टू 0 पे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 C0 है और t इक्वल टू t पे सपोज कीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन Ct है। प्लीज ऑडियो को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, जिनका किसी किसी का आवाज आ रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C0 एंड t इक्वल टू t पे कॉन्सेंट्रेशन Ct है। तो Ct इज द कॉन्सेंट्रेशन, Ct क्या है, Ct है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग एट टाइम t, मतलब A का जो बचा हुआ है। और C0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टेकन एट t इक्वल टू 0। देन हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। t इक्वल 0 पे C0 लिए और t इक्वल t पे Ct बचा हुआ है, तो A का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि प्रोडक्ट कितना बन गया, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बन गया, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो पता ही नहीं है। बट मैं बोल रहा हूं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग 0 टू t, तो करेक्ट रहेगा, आंसर रहेगा C0 से Ct, करेक्ट, C0 से Ct होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं, तो अगर इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं, कौन सा डिफरेंशियल रेट लॉ अगर लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेगा, माइनस DA बाई dt। क्या लिखेंगे, माइनस DA बाई dt। बट यहां पे माइनस DA बाई dt, तो A का कोफिशिएंट यहां पे कितना है स्टूडेंट, 1। तो 1 से एक्चुअली मैं 1 से डिवाइड करके ही यहां पे बोला हूं, लेकिन खुद बताइए कि अगर यहां पे A का कोफिशिएंट 1 नहीं रहता तो क्या R के बदले माइनस DA बाई dt लिखते हैं या उस कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिखते हैं। ओके, तो A मेरा हो गया, लेकिन अभी मैं जो थ्योरी लेके चल रहे हैं यहाँ पे सामने, वो मैं थ्योरी लेके चल रहा हूं व्हेन कोफिशिएंट ऑफ A इक्वल टू 1। अब बाद में एक लाइन में सारा जितना भी फार्मूला डेवलप करेंगे ना, उस सारे फार्मूला के लिए एक लाइन में मैं बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो किसके बदले क्या प्लस कर देगा, तो पूरा रेडीमेड किसी भी कोफिशिएंट के लिए आपको बन जाएगा। और ये RC मुखर्जी का जो केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी है, तो उसमें ज़्यादा थ्योरी रहता नहीं है, उसके लास्ट में फार्मूला में वो चीज़ दिया हुआ भी है जो मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन R इक्वल टू क्या लिखें, के A के पावर व्हाट, तो आप में से जो 1 बोल रहे हैं तो वो एक बार हेडिंग क्यों नहीं देख लेते हैं। ये तो हेडिंग में ही मैं मान के चल रहा हूं कि मैं अभी कौन सा ले रहा हूं, 0 ऑर्डर। तो जब पहले ही मैं सपोज कर दिया कि मेरा रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, तो A का पावर कितना रहेगा, करेक्ट। ओके, तो A के पावर 0 मतलब यहां पे R इक्वल टू क्या हो गया, के। तो अब क्या हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड कर रहे हैं, तो ए आया था डिफरेंशियल रेट लॉ, ये था रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये था डिफरेंशियल रेट लॉ,
और ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, और फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करते हैं, देन माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, के। तो क्या डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। नाउ इंटीग्रेट इट। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इज इट कंपलसरी कि इंटीग्रेशन का लिमिट ऑलवेज 0 से t ही हो। इंटीग्रेशन का लिमिट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज 0 से t रहेगा। समटाइम्स कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन अगर फॉर्मेट कर दिए तो t1 से t2 भी तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो सकता है। ये दूसरी बात है कि इस क्वेश्चन में 0 से t है, बट कहीं पे t1 से t2 रहेगा तो क्या बोलेगा कि सर 0 क्यों नहीं दिया हुआ है। बस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाना है, तो जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 0 से t दिया हुआ है, दैट्स वाई मैं 0 से t ले रहा हूँ। तो 0 से t, तो यहाँ पे जो आप लिमिट लेते हैं तो t इक्वल 0 लिए, तो उसी टाइम का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका लेना है। तो क्या लीजिएगा, t इक्वल 0 का कॉन्सेंट्रेशन C0 और t का कॉन्सेंट्रेशन Ct। और बताइए K तो कांस्टेंट है, एट गिवन टेम्परेचर K इज कांस्टेंट। और स्टूडेंट ये मत सोचेगा कि सर अबाउट K इसमें 4-5 पॉइंट लिखा हुआ था तो वो तो आप डील किए नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, उसका राइट टाइम आएगा तो मैं डील कर दूंगा, उसको मैं भूला नहीं हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ए C0 से Ct, और dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। बट अगर यहाँ पे t1 से t2 रहता तो c1 से c2 बोलते हैं। अगर यहाँ पे t1 से t2 रहता तो क्या बोलते, c1 से c2 बोलता, करेक्ट। एनीवे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ct माइनस C0 इक्वल टू माइनस KT। देखिए तो यहाँ तक सही है। तो Ct इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि पूरे केमिकल काइनेटिक्स में, इन होल केमिकल काइनेटिक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन क्या आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, नहीं। एंड एनी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट विच ग्राफ, अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है, तो देखिए इन द वेरी बिगिनिंग केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को यही बोला था, एक मैं हाइपोथेटिकल ग्राफ लिया था, अगर आपको याद होगा तो, नहीं, ये रिएक्टेंट का जिसको साइडेड कर रहे हैं, तो मैं बोला था कि देखिए हाइपोथेटिकल में ले रहा हूँ, बट इट माइट बी कि यह स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट जो भी रहेगा रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसका मतलब है कि कंक्लूजन ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लिनियरली डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आप डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं, डिक्रीज बोलने का सेंस ये है कि ए इट इज काइंड ऑफ वाई, इट इज काइंड ऑफ एक्स, इट इज काइंड ऑफ सी। अरे पूरा हो गया स्लोप, क्या हो गया, स्लोप। और किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर निगेटिव होता है तो फंक्शन में आगे चल के पढ़िएगा कि किसी फंक्शन का स्लोप अगर निगेटिव होता है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अब देखिए इसको उल्टा करके क्या पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, बहुत टाइप प्रॉब्लम है। तो पूछा अगर हो सकता है कि आपको ए इक्वेशन दे दिया जाए, तो आज इसका मतलब लीनियर इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का आज का अगर ग्राफ लीनियर इक्वेशन आता है, क्या आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, तो डैम श्योर वो किस ऑर्डर का है,
जीरो ऑर्डर का है, बाकी किसी ऑर्डर में ऐसा नहीं आएगा। करेक्ट। तो मेरे तरफ से कंक्लूजन रहेगा कि इफ इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज लीनियर इक्वेशन, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? जीरो ऑर्डर। तो इसको यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, या आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो देख के फिर नोट कर लीजिएगा। एक लाइन बोर्ड पे लिख ही देते हैं। इफ इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज लीनियर इक्वेशन, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। ठीक है। अब नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो t इक्वल टू जीरो पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या था? सी नॉट। और यहाँ पे ये ग्राफ, ये तो पता है क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट से ऊपर जाएं या नीचे आए? नीचे आएंगे, क्योंकि स्लोप क्या है? नेगेटिव। और इस tan थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस के। तो समटाइम्स थीटा दिया रहेगा, तो थीटा दिया रहेगा तो के निकाल लीजिएगा इस इक्वेशन से। ऐसा भी तो क्वेश्चन सेट कर सकते हैं कि थीटा दे दे और के पूछें। करेक्ट। या ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सी वर्सेस टी का ग्राफ दिया रहे, एक ग्राफ, चार ग्राफ दिया रहेगा, एक कर्व टाइप का रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो लिखे हैं देख लिए। अब चलिए, अब नेक्स्ट है, यहां तक समझ में आ गया? ओके। A converted into product, हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे कि t इक्वल टू जीरो पे अमाउंट ऑफ A इक्वल टू A एंड t इक्वल टू T पे अमाउंट ऑफ A इक्वल टू A माइनस एक्स। करेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं ना अल्टरनेटिवली। तो x क्या है? व्हाट इज x? ये जो x है उसको थोड़ा सा एक और पढ़िए। x क्या है? अब x के लिए मैं दो लाइन बोलने जा रहा हूं। x इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, पहला लाइन। दूसरा लाइन, x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कौन सा लाइन करेक्ट है? यस, x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। करेक्ट। चलिए, तो अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको नहीं था कि सी नोट का काम यहां पे ए कर रहा है। सी नोट का काम कौन कर रहा है? ए। और सी टी का काम कौन कर रहा है? और इक्वेशन क्या आया था स्टूडेंट? सी टी इक्वल टू माइनस के सी नॉट प्लस, सॉरी, के टी प्लस सी नॉट। तो अब आप एक काम कीजिए, सी टी के बदले ए माइनस एक्स पुट कर दीजिए और सी नॉट के बदले ए पुट कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू के टी। तो आपका किसका इक्वेशन मिल गया? इक्वेट द इक्वेशन ऑफ विच वर्सेज विच? नहीं, आपको इक्वेशन मिला अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। और एक ऐसा इक्वेशन पासिंग थ्रू। ओके, तो आपके सामने इसका भी अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नहीं लगता है कि इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा? एक किसका वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया? एक्स वर्सेस टी का, करेक्ट। और एक्स क्या था? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट का। और इसका थीटा कितना रह गया? tan थीटा इक्वल टू के। और ये क्या था? स्लोप था। अच्छा भैया, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? ओके, इसका मतलब शायद ये लग रहा है कि अगर ए एंगल, सपोज कीजिए कि ए एंगल अगर 130 है तो शायद मुझे लगता है कि ये 50 होना चाहिए, नहीं? अगर ये एंगल 130 मान लीजिए, लेट अस सपोज, या 135, अगर ये एंगल 135 है तो ये एंगल, ये तो यहाँ से, और ऐसे भी तो ये तो यहाँ देखिएगा, अगर मान लेते कि ये एंगल सपोज कीजिए, लेट अस सपोज 140, मैं बोल रहा हूँ, ये एंगल 140, तो दिस एंगल शुड बी व्हाट? 40 कितना? सब लोग करेक्ट हैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ थोड़ा देर के बाद आप लोग पास जाता है, थोड़ा बहुत होता है, फेज डिफरेंस हो रहा है वेव का। इलेस ऑल आर इक्वली करेक्ट। तो ग्राफ समझ में आ गया? ओके, चलिए अब नाउ हाफ लाइफ। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? कुछ लोग बोल रहे हैं आधा जीवन। हाँ, वो भी बोल सकते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स या केमिस्ट्री में कि वैसा टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0, जहाँ पे आप t इक्वल 0 का रेफरेंस ले रहे हैं, जहाँ तक हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू व्हाट? प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट? हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो वहाँ से वहाँ तक का जो टाइम टेकन रहेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो उसका हाफ लाइफ का डिफरेंशियल अलग हो जाएगा, तो बिल्कुल डिफरेंशियल सेम ही रहेगा। इसका मतलब हाफ लाइफ का डिफरेंशियल क्या रहेगा? टाइम टेकन फॉर व्हाट? फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है? चलिए, अब यहां पे हम लोग का इक्वेशन क्या बना था? इक्वेशन क्या बना था स्टूडेंट? माइनस के टी प्लस सी नॉट।
और जब हाफ लाइफ का बात करेंगे तो Ct क्या था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन टाइम t। तो जैसे ही इसको t को t हाफ लिखेंगे तो Ct क्या हो जाएगा, when Ct becomes C0/2, when Ct becomes C0/2 then t becomes what, जब यस ये लिख सकते हैं when Ct becomes C0/2, जब Ct का वैल्यू इनिशियल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हाफ रहेगा, हाफ ही Ct बचा हुआ है C0/2, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग C0/2, इसका मतलब कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, आधा चला गया। तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, t और प्लस व्हाट C0, देन t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से t हाफ निकालिएगा तो C0/2k। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका मतलब है इसको बिल्कुल जिसको बॉक्स में कर रहे हैं वो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स में उसको रखिएगा। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से वेरी करता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब के को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, तो इनिशियल देखिए टी हाफ एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर C0 एंड K, बट K को उस मोमेंट के लिए मैं कांस्टेंट अगर मानता हूं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो टी हाफ क्या ज़्यादा। बट दिस इज ओनली फॉर व्हाट, दिस इज नॉट फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर, ओके। तो अगर आप टी हाफ वर्सेस C0, टी हाफ वर्सेस C0, हो सकता है कि आप इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कभी आप 15 मोल पर लीटर से शुरू किए, हो सकता है कोई आपके फ्रेंड उसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को 100 मोल पर लीटर से शुरू करें। तो ऐसा तो हो सकता है कि किसी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 हो, किसी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 हो, अलग अलग हो सकता है ना, फॉर द सेम रिएक्शन। दैट्स वाई टी हाफ वर्सेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, हाँ या ना। और जिसका स्लोप का काम कौन करेगा, तो दिस इज द इक्वेशन, अगेन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू appear to passing through origin। जीरो ही ले लीजिएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो उसका हाफ लाइफ तो बात हम लोग करना सही नहीं लगेगा। ठीक है, जिसका tan थीटा का वैल्यू कितना रहेगा 1/2k। सारे स्टूडेंट्स एक सजेशन है जो वीडियो क्लास भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो तो जाएगा ही जो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो ऑनलाइन में भी आइए। ऑनलाइन में एक आपको फीलिंग आएगा कि हाँ क्लास में बैठे हुए हैं, और ऑब्वियसली मैं आपसे कंटिन्यूअस बात भी करता रहा हूँ, तो कहीं भी 1% भी डाउट रहेगा। ये अभी ये मत सोचिए कि सर एक ही बार को दो काम करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले भी एक काम को 2 बार करते थे। जहाँ पे मैं बोलता था कि रिवीजन कर लीजिएगा, तो रिवीजन करने का मतलब सेम चीज़ को 2 बार पढ़ना, तो यहाँ भी अगर अभी ही अगर एक ही चीज़ को 2 बार कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है, आपका तैयारी और भी बढ़िया होता चला जाएगा। और एक वीडियो तो बहुत बड़ा टाइम का होता नहीं है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे आरसी मुखर्जी के वर्कआउट में मुझे 1-2 क्वेश्चन पहले जब अपने टाइम पे मेरा आंसर हाफ लाइफ निकालने में कुछ डिफ़र करता था, और डिफ़र करने का वजह रहता था कि मेरा आंसर लगता था कि जो आंसर आना चाहिए उसे डबल आता था। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि अगर कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अगर क्लियर नहीं रहता था इनिशियली तैयारी के टाइम पे, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं खुद को ही करेक्ट मान लेता था और वहाँ पे करेक्ट कर लेता था। बट एक्चुअल में जो ये सब फार्मूला आपको दिए, आपको 2 आज फार्मूला दिए हैं,
सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, एक फार्मूला ए दिए और दूसरा फार्मूला स्टूडेंट आपको दिए एक्स इक्वल टू के टी नहीं, और तीसरा फार्मूला दिए टी हाफ इक्वल टू वाट सी नॉट बाई 2k। ये तीनों फार्मूला जो आपके सामने रखे हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, उसमें आपको नहीं लगता कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो फार्मूला सर बनाए उसमें रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 था। बट अगर बोला जाए कि देखिए स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ही है, बट अगर कोफिशिएंट n रहता, कितना रहता n, तो फार्मूला क्या रहता? फार्मूला का फॉर्मेट यही रहता, यही फार्मूला रहता, या फार्मूला कुछ और रहता? और क्या रहता वो मुझे 2 मिनट में आप लोग डिराइव करके बताइए। क्योंकि मैंने जो फार्मूला बनाया उसमें मैं हर जगह पे रिएक्टेंट का कोफिशिएंट को 1 मानते हुए फार्मूला डेवलप किया। बट इफ कोफिशिएंट ऑफ ए इज n, देन व्हाट इज द फार्मूला? यही रहता या कुछ और रहता? तो एक्चुअल सीन ये है कि अगर कोफिशिएंट ए रहता तो आपका डिफरेंशियल रेट लॉ ये हो जाता, और समझे बात को, और रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ही रहता R इक्वल टू के। और जब दोनों को आप इक्वेट करते तो क्या लिखते? -1/a dA बाई डी टी इक्वल टू के। तो dA इक्वल टू, अब क्या हो जाता? dA इक्वल टू हो जाता -nk dt। तो आपको नहीं लगता कि जहां पे k है वहां पे nk हो गया? जहां पे k था वहां पे क्या हो गया? nk हो गया। और यहाँ पे c0 से ct और 0 से t, देन नाउ इक्वेशन बिकम्स व्हाट? ct इक्वल टू -nk t प्लस c0। तो सेम फार्मूला रहता या फार्मूला अलग हो जाता? फार्मूला अलग हो जाता, करेक्ट। तो यहाँ से मैं आप लोग को ये बोलने का, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग कोफिशिएंट 1 मानकर फार्मूला डेवलप करेंगे, करेक्ट। क्या मानकर? 1 मानकर डेवलप करेंगे फार्मूला। और जहाँ अगर कोफिशिएंट 1 को छोड़कर कुछ और रहेगा, तो जो कोफिशिएंट 1 मानकर जो फार्मूला डेवलप किए हैं और उसमें जहाँ पे k आया है, उस हर जगह पे k के जगह पे nk कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? k के जगह पे nk। तो अगर k के जगह पे nk कर देंगे तो फार्मूला किसके लिए बन जाएगा? कोफिशिएंट फॉर व्हाट? n। ठीक है, तो ये फार्मूला ये हो गया। वैसे ही अगर इसका हाफ लाइफ निकालिएगा तो कोफिशिएंट 1 के लिए हाफ लाइफ कितना है? c0 बाई 2 के। और कोफिशिएंट n के लिए फार्मूला रहेगा तो क्या रहेगा फार्मूला? c0 बाई 2 के या c0 बाई 2n के। तो एक्चुअली मुझसे मिस्टेक यही हो जाता था, मैं तो यही फार्मूला रटा हुआ था और किसी एक क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था जीरो ऑर्डर का, बट कोफिशिएंट 2 था, बट मैं इसको सॉल्व कर रहा था। तो मेरा आंसर एक्चुअली आंसर होना चाहिए c0 बाई 4 के हो जाना चाहिए था, करेक्ट। बट मैं c0 बाई 2 के लिख रहा था। बाद में समझ में आया कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। आप लोग समझ गए कि मैं क्या रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी को डाउट? तो आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके ओके। और आज अभी हम लोग इसको स्टॉप कर लो।